राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जब प्रेग्नेंट बहू को पीट पीट कर बेहोश कर डाला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मोबाइल की घंटी बजी तो लच्छो जी ने देखा कि उसके बेटे राजा का फ़ोन था। उन्होंने झट से फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, माँ प्रणाम। लच्छो जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा। राजा ने आगे पूछा, माँ आप कहाँ पहुँची? ट्रेन देर से तो नहीं है ना? मैं स्टेशन के लिए निकल चुका हूँ। लच्छो जी ने गाँव में सब लच्छो बोलते थे जिनका नाम लक्ष्मी था। उन्होंने कहा, नहीं बेटा देर तो नहीं है, तिलक ब्रिज आने वाला है। आवाज़ आई तो बेटा बोला, ठीक है माँ आप पहुँचिए, आपके आने तक मैं भी स्टेशन पर रहूँगा और हाँ डिब्बे में ही रहिएगा, मैं आकर सामान उतार लूँगा, आप खुद से मत उतारने लगिएगा। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा मैं नहीं उतारूंगी जब तक तुम नहीं आओगे। 3 साल बीत गए राजा की शादी को। चूंकि वो दिल्ली में नौकरी करता था तो सुधा के साथ वहीं रहने लगा था। पटना में लच्छो घर में अकेली रह गई थी। अकेलेपन में स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था, सो राजा ने अपने पास आने की जिद कर दी। बच्चों की जिद के आगे माँ बेबस हो जाती है। लच्छो ने कितना भी समझाया कि डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है और घर के काम के लिए तो नौकर नौकरानी है, तू चिंता मत कर बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। पर राजा और सुधा ने साफ इनकार कर दिया था। आखिर थक हार कर उनकी बात लच्छो को माननी पड़ी। आने का सारा इंतजाम राजा ने कर दिया था। अचानक ट्रेन की सीटी बजी। लच्छो ने बाहर झांका तो ट्रेन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंच चुकी थी। लोग हड़बड़ाकर उठ गए और सामान निकालने लगे। लच्छो ने राजा को फोन लगाया पर वो उठा नहीं रहा था। लच्छो ने सोचा शायद जाम में फंस गया होगा, इसलिए फोन का उत्तर नहीं दे रहा। उसने खुद सामान उठाकर उतरने की सोची पर सामान काफी भारी था। बहू के लिए घर के बने लड्डू, अचार, घी और घर में पिसे मसाले थे। पटना में तो नौकरों ने सामान चढ़वा दिया था, उतारना था तो इसलिए लच्छो दोबारा कोशिश करने में के लिए झुकी। किसी ने उसके पैरों को स्पर्श किया, तभी देखा तो राजा था। बोलने लगा, माँ मुझे पता था आप नहीं मानेंगी, डिब्बे के गेट पर इतनी भीड़ थी मैं घुस ही नहीं पाया। लच्छो ने कहा, तूने फोन नहीं उठाया था बेटा, तो मुझे लगा शायद तू जाम में फंस गया होगा, इसलिए मैं सामान खुद से उतारने लगी। राजा ने सामान उठाया और डिब्बे से नीचे उतार लिया और सामान उतारते ही पूछा, माँ लगता है सुधा के लिए पूरे साल का राशन आप ले आई हैं। सुधा लच्छो जी की बहू का नाम था। इस पर दोनों की हंसी छूट गई। राजा ने कुली को इशारे से बुलाया और सामान ले चलने को कहा, पर लच्छो ने झट से पूछा, कितने लोगे? तो कुली ने कहा, माँ जी 9 नंबर प्लेटफॉर्म है और सामान भी भारी है, 200 रुपये दे दीजिएगा। झट से लच्छो ने कहा, 200? इतने से सामान के? पटना में तो 100 रुपये लिए थे, यहाँ 200? मनमानी है क्या? नहीं नहीं कुछ कम करो। कुली ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ जी मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये तो सरकार द्वारा निर्धारित है। राजा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे याद है कैसे माँ सब्जी वालों और दुकान वालों से मोल मोलाई करती थी। पुराने जमाने की महिलाओं के लिए ये एक जरूरी कला थी जिससे ससुराल में सम्मान मिलता था। उसने लच्छो को टोकते हुए कहा, माँ रहने भी दो, यहाँ रेट सरकार द्वारा फिक्स है, आप चलो। लच्छो कहने लगी, बेटा 200 रुपये? तो राजा ने कहा, हाँ माँ 200, वो 200 कुछ नहीं, आप चलो। बाहर आकर कुली ने सामान गाड़ी में रख दिया। राजा ने लच्छो को पीछे बैठा दिया और खुद गाड़ी चलाने के लिए बैठ गया। और राजा अपनी माँ से बोला, माँ चाय यहीं पीनी है या घर पर पियोगी? लच्छो ने कहा, नहीं नहीं चाय तो अब घर पर ही पीऊंगी बेटा, सुधा के हाथ की पीऊंगी। राजा गाड़ी चलाते हुए कहने लगा, पता है माँ सुधा कल से तैयारी में जुट गई थी, आपकी जरूरत के हर सामान खरीद लाई है। कुछ पूछो तो कहती है अभी नहीं बाद में बात करूंगी, माँ के आने से पहले सारी तैयारी कर लेनी है। मैंने कहा भी, अरे माँ है राष्ट्रपति नहीं जो तुम ये पूरा घर उलटने को तत्पर हो रही हो। पर माँ सुधा कहाँ मानने वाली है, वह तो सब इंतजाम कर रही है।
कपड़ों से लेकर नई चप्पल तक आपका सबका इंतजाम कर लिया आपके लिए। आपकी पसंद की लंबी पत्ती वाली चाय भी ले आई है। लच्छो ने कहा, तू भी उल्लू का उल्लू ही है बेटा। समझा नहीं सकता था उस बेचारी को, फालतू में इतनी मेहनत कर रही होगी। राजा ने कहा, माँ मैं भला क्यों उल्लू रहूं? समझाया था पर माँ ने तब ना। अब आप आ गई हैं, खुद समझा देना। लच्छो सोचने लगी, बेचारी मेरे कारण कितनी मेहनत कर रही होगी। आज से पहले राजा को छोड़कर मेरे लिए कोई इतना उत्सुक नहीं था। गला लगाकर प्यार से उसे समझाऊंगी। डांट से तो बात बिगड़ जाएगी। जो कुछ मैंने सहा है ससुराल में, वैसा व्यवहार तो बिल्कुल नहीं करूंगी उसके साथ। छोटी छोटी बात पर ताने, ननद और सास की प्रताड़ना, यह दुख भगवान किसी को ना दे। जिस पति ने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई थी, उसने भी कोई मदद नहीं की, उल्टे साथ मिलकर प्रताड़ित किया। भगवान ऐसा नसीब किसी को ना दे। स्वयं स्त्री होकर सास ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई थी। ऐसा मैं अपनी सुधा के साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगर राजा ने कोई गलत कदम भी उठाया तो उसके विरुद्ध भी खड़ी हो जाऊंगी, पर अपनी बहू को अपने बच्चे के समान प्रेम दूंगी। लच्छो इन्हीं विचारों में उलझ गई थी और गाड़ी भी घर की तरफ बढ़ती जा रही थी। महानगरों की एक बड़ी दिक्कत है ट्रैफिक जाम। गाड़ी आगे बढ़ तो रही थी पर कछुए की रफ्तार से। झल्लाकर लच्छो ने कहा कि रोज सुनने को मिलता है बेटा, महानगर में जिंदगी तेज रफ्तार है, सब कुछ समय पर होता है। यहाँ देखकर तो लगता है ठेंगा होता है। तब से मुश्किल से 1 किलोमीटर बढ़ी है गाड़ी। अरे यहाँ तो लोग कम और गाड़ियाँ ज्यादा दिखती हैं बेटा। राजा को अपनी माँ की बातों पर हंसी आ गई और माँ को शांत करते हुए बोला, माँ यहाँ ऐसा ही है, आप चिंता मत कीजिए, बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। इस पर लच्छो झुंझलाते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा, तू तो गाड़ी को मानो हवाई जहाज बना लेगा, अब उड़ते हुए आधे घंटे में पहुँच जाएगा। राजा ने पानी की बोतल देते हुए कहा, माँ आप पानी पीजिए, बस कुछ देर और फिर हम सीधे घर में होंगे। अक्सर शांत परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए अचानक महानगर असहनीय हो जाता है। गाड़ियों के मोटरों की तेज आवाज, प्रदूषण इत्यादि मानसिक और शारीरिक पीड़ा सी जान पड़ती है। नवीनीकरण की होड़ में हम मनुष्य शायद यह भूल गए कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। स्वच्छ वातावरण और शांति के महत्व के विषय में अब लोग जागरूक हो रहे हैं। आशा है आगे मानवता इस ओर भी ध्यान देगी। करीब 45 मिनट बाद राजा अपने फ्लैट की सोसाइटी वाली गेट नंबर 5 पर पहुंचा। लच्छो अचंभित रह गई। ऊंचे ऊंचे फ्लैट थे, पार्क और मंदिर भी अंदर सोसाइटी में ही था। अंदर आते समय गेट पर चौकीदार ने सलाम किया। गाड़ी आगे बढ़ी और फिर फ्लैट के बेसमेंट में जाकर रुकी। लच्छो कतराते हुए पूछने लगी, बेटा कितनी मंजिल पर है घर? तो राजा ने कहा, माँ 12वीं माले पर है। लच्छो ने कहा, बेटा इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगी, मैं कोई दूसरा तरीका देख। तो राजा खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, माँ चल कर नहीं जाना है, लिफ्ट लगी है, वो सीधे घर तक पहुंचा देगी। लच्छो को यह सुनकर शगुन आया। तभी सामने से सुधा आ गई और आते ही झुककर पैर छुए अपनी सासू माँ के। लच्छो ने उसे गले से लगा लिया और सर पर हाथ फेरी और कहा, जुग जुग जियो। सुधा ने पूछा, माँ इतनी देर क्यों हुई? तो लच्छो बोली, अरे बेटा मत पूछ, इस शहर की सड़कें तो अच्छी हैं पर गाड़ियां बहुत हैं। ऐसा लगता है यहाँ सब्जी से सस्ती गाड़ी है, तभी तो इतने लोगों ने ले रखा है। इस पर दोनों हंसने लगे। सुधा बोली, मैं माँ को लेकर जा रही हूँ जी, आप सामान लेकर आ जाइए। दोनों लिफ्ट की ओर चल पड़े। लिफ्ट बंद होते ही सुधा ने कहा, पता है माँ, इस सोसाइटी में एक मंदिर भी है और रोज शाम को वहाँ कीर्तन होता है। सारी महिलाओं का जमघट वहीं लगता है। शाम को कल से आप और मैं भी चलेंगे कीर्तन में, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी। बस उस श्रीमती शर्मा से आप बात मत कीजिएगा। लच्छो अपनी बहू की बातें सुन रही थी। लच्छो ने उत्सुकता से पूछा, क्यों, डायन है क्या वो? तंत्र मंत्र तो नहीं जानती?
तो सुधा हंसते हुए बोली, अरे नहीं माँ, बस एक नंबर की चुगलखोर है, सबकी चुगली करती है और दूसरों को लड़वाती रहती है। वो मुझसे हमेशा पूछती रहती है, तुम्हारी सास घूमने क्यों नहीं आती तुम्हारे पास? लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई है ना? लच्छो ने पूछा। यही कह के सबके सामने मुझे चिढ़ाती रहती है। मैंने भी कह दिया माँ, मेरी सास नहीं है, माँ है माँ, आएगी तो आपसे जरूर मिलवा दूंगी। लच्छो ने भी त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो सुधा, अब मैं आ गई हूं ना, इन जैसों का इलाज मुझे अच्छे से आता है। लिफ्ट रुकी और दोनों सास बहू बाहर निकलकर घर में आ गई। घर काफी बड़ा था, 3 कमरे का फ्लैट था, बीच में बड़ा सा हॉल, बाहर गैलरी थी। सुधा ने पूछा, माँ कैसा लगा घर? अपने पटना वाले घर से तो छोटा है ना? तो लच्छो बोली, ठीक है ना? अरे बेटा, वो तो अपनी जमीन पर बना हुआ है, बड़ा तो होगा ही, ये भी काफी अच्छा है। सुधा ने हाथ पकड़कर लच्छो को उसका कमरा दिखाया। क्या सजावट थी! नए चादर, पर्दे और दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर। दराज में नई साड़ियां और साज के सामान थे। लच्छो की नजर मेज पर गई तो वहां पर श्रीमद् भागवत गीता और रामायण थी। लच्छो ने सोचा, कितना ख्याल है इसे मेरी हर जरूरत की चीजें यहाँ रखी हैं। भला मैं इसे अपनी ही संतान क्यों न मानूं? लेकिन मैंने भी तो किया था ये सब, क्या मिला मुझे सिवाय गाली और बेइज्जती के? अपनी चाह से पहले उन सब की चाह रखी थी, पर बदले में मिली यातना। आज भी याद है वो रात, कैसे कुछ रुपए के लिए सबने मिलकर मारा था मुझे। 3 दिन तक भूखे प्यासे बांधकर जानवरों की तरह सलूक किया था। इतना भी ध्यान नहीं था उन भेड़ियों को कि मैं पेट से थी। मेरा ना सही अपने वंश के चिराग का तो सोचते। अगर भैया नहीं आते तो शायद मैं बचती भी नहीं। यह याद कर लच्छो की आंखों से आंसू बहने लगे। सुधा ने देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? कुछ छूट गया क्या मुझसे? यहाँ बताइए, मैं अभी ले आती हूँ। लेकिन आप रोइए मत। लच्छो ने कहा, नहीं बेटा, ये तो तेरा प्रेम देखकर मुझे अपने चाह काले दिन याद आ गए। एक वो थे जिन्हें मेरा प्रेम और त्याग नहीं दिखा, और एक तू है जो मेरे लिए इतना सोचती है। क्या किया है मैंने तुम्हारे लिए, पर तू निस्वार्थ मेरी सेवा को तैयार है। यही समर्पण देखकर मेरी आंखें भर आई बेटा। सुधा ने कहा, माँ मैंने वही किया जो मैं अपनी माँ के लिए करती। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप केवल मेरा मार्गदर्शन करती रहें, यही मेरे लिए सब कुछ होगा। यह कहकर सुधा बच्चों की तरह लच्छो से लिपट गई और बोली, क्या माँ, मैंने तो सोचा था आप उस शर्मा चुड़ैल के छक्के छुड़ा देंगी, पर आप तो खुद ही रो रही हैं। आंसू पोंछिए। लच्छो से आंसू पोंछते हुए लच्छो ने कहा, तू चिंता मत कर बेटी, मैंने उससे भी बड़ी चुड़ैलों का सामना किया है। बस मिलने दे और फिर देख उसका क्या हश्र करती हूँ। उसकी हिम्मत नहीं होगी मेरी बेटी की तरफ आंखें उठाकर देखने की भी। ऐसी मरम्मत करूंगी। इतने में आहट हुई। पीछे मुड़कर देखा तो राजा था। राजा बोला, अब ये क्या चल रहा है? अभी आए कुछ देर हुई नहीं कि दोनों ने गुटबाजी शुरू कर दी। किसकी मरम्मत करोगी माँ? तो सुधा ने क्या कान भर दिए हैं, बताइए माँ। लच्छो बोली, अरे कुछ नहीं बेटा, ये हमारा अंदरूनी मामला है, तू इससे दूर रह। राजा अचंभित था कि माँ को आए 2 मिनट नहीं हुए और दोनों सास बहू किसी के खिलाफ साजिश रचने को तैयार हैं। वह घूरता हुआ सुधा की ओर देखने लगा तो उसके चेहरों पर बच्चे वाली मुस्कान थी। बोला, खड़े खड़े हंसती रहोगी या माँ के लिए चाय भी बनाओगी? एक तो ये तुम्हारा साल भर का राशन उठाते उठाते मैं थक गया हूँ, और एक तुम हो जो एक कप चाय भी नहीं पूछती हो। सुधा ने कहा, हाँ बाबा हाँ, अब बच्चों की तरह चिल्लाओ मत, मैं अभी गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। उसके जाने पर राजा ने कहा, माँ इसके चक्कर में मत पड़ना, देखो किसी से लड़ाई मत करना। लच्छो ने कहा, तू चुप कर, कोई उसे परेशान करता रहे और मैं देखती रहूं, ये कैसे होगा? तू सब जानता है कि मुझे ऐसे लोगों से कितनी नफरत है। तेरे पिता के घर वाले ठीक वैसे ही थे। जब भी मैं किसी को ऐसे को देखती हूँ तो क्रोध से भर जाती हूँ। लच्छो की आंखें फैल गईं और चेहरा लाल पड़ गया था।
राजा ने गले लगाते हुए बोला, माँ वो सब तो बीत चुका है। आपके साथ जो हुआ वो सरासर अपराध था। आपने अपने हिम्मत से मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया है, समर्थवान बनाया है और उन सबको गलत साबित किया है। अब उस कल को भूल जाइए माँ। मैं और सुधा है आपका भविष्य, जिसे आपने अपनी मेहनत से साकार किया है। वादा कीजिए माँ, आप दोबारा रोएंगी नहीं। और यहाँ आपको जो चाहिए आप आदेश करें, मैं कहीं से भी वो लेकर आऊँगा। इतने में सुधा चाय बना लाई और सब ने चाय पीने बैठ गए। सुधा ने कहा, माँ आप चाय पीकर नहा लीजिए, कपड़े मैंने अंदर रख दिए हैं, तब तक मैं इस सामान को रख देती हूँ, फिर साथ बैठकर खाएंगे। और हाँ, अब आप आ गई हैं तो मैं आपको पूरा शहर घुमा लाऊंगी, खूब मजा आएगा। राजा ने तंज कसते हुए कहा, देखो तो जरा कितनी खुश है, लगता है जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। सुधा झुंझलाकर बोली, हाँ मिल गया है तो माँ है, खुशी तो होगी ही। क्यों तुम खुश नहीं हो क्या? देखिए ना माँ, लगता है ये खुश नहीं है। लच्छो ने घूरते हुए राजा को देखा तो वो बड़बड़ाता हुआ बोला, अरे माँ ऐसे क्यों घूर रही हो, ये तो बस बकवास करती रहती है। मैं भला क्यों ना खुश हूँ, मेरी माँ आई है। और उसके इस हकलाट को देखकर दोनों सास बहू जोर से हंस पड़ी। अब राजा कर भी क्या सकता था, बेचारा अकेला पड़ गया था, सो साथ में वो भी हंसने लगा। चाय पीकर लच्छो नहाने चली गई। राजा सामान रखने में जो सुधा की मदद करने लगा। सुधा ने पूछा, एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? राजा ने कहा, आज तक माना है क्या, पूछो। सुधा ने पूछा, माँ के साथ क्या हुआ था? आज उन्हें इस तरह रोता देखकर मेरा मन भर आया। राजा कुछ देर चुप रहा तो सुधा ने टोका, अगर गलती हो गई हो तो माफ करना। राजा बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो कि आज भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बेटियों को केवल पैसे लाने वाली लक्ष्मी समझते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, ना देने पर तरह तरह की यातनाएं देते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनकी भी बेटी है जो किसी दूसरे के घर जाएगी। खुद भी बेटी को मान और दूसरे की बेटी का अपमान उनको तर्कसंगत लगता है। मैं पेट में था माँ के जब उनके साथ यह सब हुआ। ऐसे किसी भी घटना की स्मृति जीवन भर तुम्हारे मन में जीवित रहती है और रह रहकर तुम्हारी आत्मा को तड़पाती है। यह कहते हुए राजा क्रोध से हाँफने लगा। सुधा झट से पानी लाई और पानी देते हुए उसकी पीठ सहलाने लगी और बोली, तुम निश्चिंत रहो, अब माँ यहाँ आ गई हैं तो मैं उनकी उन पुरानी और खौफनाक यादों को भुला दूंगी। अब माँ का मैं पूरा ख्याल रखूंगी, उनके मन से उन बुरी यादों को मिटा दूंगी। राजा ने इस बात पर सुधा को गले लगा लिया। प्रेम से तो जंगली पशु भी पालतू बन जाता है। अगर सही समय पर आप किसी को भी प्रेम और सम्मान देते हैं तो वो जीवन भर आपको याद रखता है। समय काफी बलवान होता है, उसके दिए जख्म जल्दी भरते नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश ना की जाए। आज के सामाजिक परिवेश में हम ना जाने इन मूल सद्गुणों से क्यों दूर होते जा रहे हैं। समाज का गठन ही प्रेम, करुणा, आदर और सद्भावना की नींव पर हुई थी। ऐसे में अगर हम उन भावों से दूर होंगे तो समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। युगों से स्त्रियों को वस्तुनिष्ठ बनाया गया है, उन्हें केवल भोग विलास या दास समझा गया। घर में किसी अमोल वस्तु की भांति कैद कर छिपा कर रखा गया। खैर, हमारी भारतीय सभ्यता अभी इतनी दूषित नहीं हुई है। जिस तरह हमने बाल विवाह का उन्मूलन किया, ठीक वैसे ही आगे इस दहेज रूपी कुरीति का भी नाश करेंगे। सुधा ने मन ही मन ठान लिया था, चाहे जो हो जाए मैं माँ से बात करूंगी इस विषय पर और उनके जख्मों को भर दूंगी। जिसने मुझे अपनी संतान की भांति प्रेम किया है, उनके मन के अंधेरे कोणों को रोशन कर दूंगी। स्त्री भगवती का रूप है और उसने ठान लिया तो किसी भी दैत्य का नाश कर सकती है। ऐसे में ये जख्म क्या चीज है। लच्छो नहाकर बाहर आई। सुधा टेबल पर खाना परोस चुकी थी। सुधा ने कहा, आइए माँ, खाना लग चुका है।
मैं आपकी पसंद की मीठी दाल भी बनाई है। लच्छो ने कहा, अरे बच्चे, इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी, कुछ हल्का ही बना लेती, मैं भी बोझ बन गई हूं तुम पर। सुधा ने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपका होना बोझ नहीं बल्कि सहारा है हमारा। राजा को तेज भूख लगी थी, सो उसने कहा, अरे आप लोगों की बातों के चक्कर में मैं भूख से मर जाऊंगा। इस बात पर सबको हंसी आ गई। खाना काफी अच्छा था। लच्छो ने सुधा की प्रशंसा के पुल बांधे। सुधा ने कहा, माँ शाम को मंदिर चलेंगे, आप खाना खाकर कुछ देर आराम कर लीजिए। खाकर सब आराम करने के लिए चले गए। लच्छो बिस्तर पर लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। नई जगह पर ऐसा होता है, आपको नई जगह की आदत नहीं होती तो वहां नींद भी नहीं आती है। लच्छो अपनी पुरानी यादों में खो गई। कितना संघर्ष करना पड़ा उसे इस जीवन के लिए। जब ससुराल वालों ने उसे बाहर निकाल दिया था तो माँ बाप सहारा बने। राजा का जन्म उसके नौनिहाल में हुआ था और ददियाल से कोई भी उसे देखने तक नहीं आया था। चंद हजार रुपए और एक घड़ी और एक सोने की चैन के लिए ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। मनुष्य के प्राण से ज्यादा कीमती कुछ कैसे हो सकता है। राजा के जन्म के बाद लच्छो अपने घर वालों पर भार नहीं बनना चाहती थी। क्योंकि संगीत में स्नातक थी तो बाबूजी ने बड़े साहब से सिफारिश करके पास के सरकारी विद्यालय में संगीत शिक्षिका का पद दिला दिया था। वेतन अच्छा था, सो जीवन यापन में और राजा के पालन पोषण में कोई दिक्कत नहीं आई। लच्छो सुशील और पढ़ी लिखी थी, फिर पता नहीं क्यों उसके ससुराल वाले उसे कोसते रहते थे। शायद उनके ज्ञान और सक्षमता से उसे ईर्ष्या थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उठकर देखा तो सुधा थी। बोली, माँ अब कैसे जाना होगा मंदिर? लच्छो ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सुधा ने कहा, बाकी सब तो ठीक है माँ, पर बाहर तो बारिश हो रही है, आइए ना, बालकनी में से सब दिखता है। दोनों बालकनी में आई तो देखा सचमुच तेज बारिश हो रही थी। सुधा का मन बैठा देख लच्छो ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल चलेंगे, आओ मैं चाय बना दूं। और ये राजा कहाँ गया? सुधा ने कहा, वो तो आधे घंटे पहले ऑफिस निकल गए हैं, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। लच्छो ने अचंभित होकर पूछा, कितना समय बीत गया, मुझे लगा अभी केवल घंटा भर हुआ है। सुधा ने कहा, नहीं माँ, 3 घंटे बीत गए। ख्यालों में समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि लोग अक्सर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लच्छो के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था। खैर लच्छो चाय बनाने को जाने लगी तो सुधा ने रोक कर कहा, आप बैठिए माँ, मैं बना लूंगी। लच्छो ने कहा, मगर सुनो तो। उस पर जो सुधा ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मगर कुछ नहीं माँ, आप यहाँ कुर्सी पर आराम से बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। लच्छो ने कहा, बेटा अगर मैं बैठी रहूंगी तो मेरा शरीर अकड़ जाएगा, कुछ तो काम करने दो। पर सुधा कहाँ मानने वाली थी। बोली, काम करना ही है तो बस मुझसे बातें कीजिए, बाकी मैं खुद देख लूंगी। लच्छो ने हार मानते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है। चाय पीते हुए बातें चलने लगी। सुधा ने आस पड़ोस की सभी स्त्रियों का चरित्र बखान शुरू किया। लक्ष्मी उफ लच्छो बड़े उत्सुकता से सब सुन रही थी। पुरुषों के लिए यह निषेध क्षेत्र था, पर महिलाओं में इसका काफी प्रचलन है। खाली समय में वो अक्सर एक दूसरे की चर्चा करती हैं। इस पर अगर कोई पुरुष चुगलखोर की संज्ञा दे दे तो उस बेचारे का अंत आया ही समझो। वैसे यह है कि चर्चाएं महिलाओं के बीच संबंध को गहरा करती हैं। चर्चा के बीच में ही सुधा ने कहा, माँ आइए मैं आपको एल्बम दिखाऊं। बचपन से लेकर अब तक की सारी फोटो हैं। अलमीरा से एल्बम निकालकर सुधा ने दिखाना शुरू किया और बोली, ये देखिए माँ, जब मैं 2 साल की थी तब की है ये, और यह मेरे 8वें जन्मदिन की है। सुधा के उनके बचपन के चित्रों को देखकर लच्छो को अपना बचपन याद हो आया। उसे खोया हुआ देखकर सुधा ने पूछा, माँ आप अपने बचपन की कहानी सुनाइए ना। लच्छो ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे बचपन की क्या सुनेगी बेटा। पर सुधा ने जिद किया तो लच्छो ने कहा, अच्छा ठीक है सुनाती हूँ। लच्छो शुरू करने ही वाली थी कि सुधा ने कहा, माँ आप कहानी सुनाइए, मैं तब तक आपके बालों की चंपी कर देती हूँ।
लच्छो ने रोकी तब तक सुधा तेल लाने जा चुकी थी। आते ही लच्छो के बालों को खोलकर उसमें तेल की जो चंपी करना शुरू कर दिया और कहा, माँ अब आप चालू हो जाइए। जब मैं बच्ची थी, जो लच्छो बताने लगी, तो ठीक तुम्हारी तरह चंचल और चुलबुली थी। बाबूजी कलेक्टर हाउस में किरानी थे। मुझसे बड़े राजा के मामा थे। वो शांत और सहज थे, पर मैं भी एकदम शैतान थी। दिन भर खेलना कूदना चालू रहता था। माँ बाबूजी तनिक भी क्रोध नहीं करते थे, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुड्डे गुड़ियाँ तो पूछो मत। घर पर माँ पुराने कपड़ों से खुद ही सील दिया करती थी। हाँ, पर माँ छोटी उम्र से ही संगीत और अध्यात्म की तरफ बढ़ने को उकसाती थी। मैं भी घर पर रखे माँ के हारमोनियम से अक्सर खेलती और खेल खेल में माँ ने सुरों से मेरा परिचय करवा दिया। बस फिर क्या था, मैंने अपनी सारी शक्ति संगीत सीखने में लगा दी। उस समय गांव में सरस्वती पूजा के समय एक संगीत प्रतियोगिता आयोजित होती थी। बड़े बड़े लोग गीत गायक आते थे निरीक्षण करने। उस प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान हासिल किया था, तो बाबूजी गदगद हो उठे थे। इनाम में मिली राशि को मैंने माँ को दिया, क्योंकि वह मेरी शिक्षिका थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने विद्यालय जाने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी उम्र की बाकी लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी। बापूजी ने साफ फरमान सुना दिया, इस घर में अशिक्षित के लिए कोई जगह नहीं है। तेरी माँ ने 12वीं तक पढ़ाई की है, तुम्हारा बड़ा भाई स्नातक है, और तुम पढ़ाई छोड़ना चाहती हो? कभी नहीं, क्योंकि अगर पढ़ाई छोड़नी है तो घर भी छोड़ दो। मैंने दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं की और पढ़ाई चालू रखी। यह कहकर लक्ष्मी रुक गई, तो सुधा ने टोकते हुए कहा, रुक क्यों गई माँ, बताइए ना आगे क्या हुआ। दरअसल सुधा लच्छो के हृदय के कांटे की तरह चुभे उन बातों को निकालना चाहती थी। लच्छो ने कहा, आगे क्या हुआ वही हुआ जो किसी लड़की के जीवन चक्र का हिस्सा है। बाबूजी के पास एक रिश्ता आया। सबने कहा लड़का बड़े घर का है और खुद भी व्यवसाय करता है। अब हमारे समय में लड़का लड़की को मिलने की आज़ादी तो थी नहीं, सो मुझसे किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। लड़के वालों ने उस समय 2 लाख रुपए गहने और घर के सामान की मांग रखी थी। सामान और गहनों में बाबूजी की जमा पूंजी चली गई। भैया की नई नई नौकरी मिली थी फौज की, सो उनके पास जो भी था उन्होंने बारात की आबो भगत में लगा दिया। दहेज के पैसों में सिर्फ 2300 रुपये रह गए, जिसके लिए बड़े मुश्किल से ससुर जी माने और कहा, चलिए कोई बात नहीं। पर किसी को क्या पता था ये चंद हजार रुपये कितने महंगे पड़ेंगे। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो कुछ दिन सब ठीक रहा। रोज सुबह उठकर मैं सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर देती। राजा के बाबूजी के लिए टिफिन बनाकर रख देती। ननंद की तो मानो ऐस थी, और ना मैं उसे कुछ काम करने देती थी। अपनी सगी बहन की तरह उसे मानती थी। फिर एक दिन शाम को जब राजा के बाबूजी घर आए तो नशे में थे। सबने जैसे तैसे संभालकर उन्हें कमरे में लिटा दिया। सासू माँ बोली, कभी नहीं पीता, पता नहीं किस कमबख्त दोस्त ने आज जबरदस्ती पिला दी। मैं तो हैरान थी, क्योंकि बाबूजी ने तो कहा था लड़का कोई नशा नहीं करता। नशा वैवाहिक जीवन के लिए जहर का काम करता है। ऐसे में मुझे खुद के जीवन का भय होने लगा। फिर भी मैंने ठंडे तेल से उनके सर और पैरों की मालिश करके उन्हें सुला दिया। मुझे क्या पता था आगे तूफान आने वाला है, जो मेरे वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देगा। अगले दिन फिर वही पीकर आए और आगे ये रोज का सिलसिला हो गया। जब हद से ज़्यादा होने लगा तो एक दिन मैंने उनसे इस बात पर विरोध जताया। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ये ठीक नहीं है, पर उन्होंने गाली देते हुए मेरे बाल पकड़कर घसीटने लगे। मैं दर्द से चिल्ला उठी तो ससुर जी ने उन्हें रोका, पर यह मार पीट रोज की समस्या बन गई थी। रोज पीना और उसके बाद ये प्रताड़ना। मैंने हिम्मत जुटाकर एक दिन सासू माँ से कहा कि माँ जी, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। इस पर तुनक्कर मेरी सासू माँ ने जवाब दिया, 2000 बकाया देने की तो औकात नहीं तेरे माँ बाप की, और तुझे वो मायके जाने की तू हमें धमकी दे रही है। मेरे पर मानो जैसे पांवों तले जमीन खिसक गई हो। जिन लोगों की मैंने पूरे मन से सेवा की, एक झूठे बर्तन तक उठाने नहीं दिया,
वही आज कुछ रुपयों के लिए मेरे माँ बाप को बेइज्जत कर रहे थे। क्रोध में मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने कह दिया, माँ, बाकी के पैसे, गहने और सामान तो मिल गए थे ना, और घर के काम और सेवा के लिए तो मैंने कोई कमी नहीं रखी। फिर भी आप मुझे उलाहना दे रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। केवल 2,000 रुपये के लिए आप अपने बेटे के नशे की लत और मारपीट को जायज ठहरा रही हैं। आपने भी तो झूठ कहा था कि आपका बेटा नशा नहीं करते। इस बात को सुनकर उनकी भौहें तन गई। फिर क्या था, उन्होंने और ननद ने मुझे जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से मुझ पर वार करते रहे। डायन को इतना भी ध्यान नहीं रहा कि मैं पेट से थी। वक्त पड़ते ही पड़ोस की चाची ने मुझे बचा लिया। चोट के कारण आंखों के नीचे काला निशान पड़ गया था, जो पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे। मैं बदहवास सी पड़ी रही, पर शाम को उनके आते ही कहर टूट पड़ा। दोनों ने मिलकर उनके खूब कान भरे। फिर तीनों ने मिलकर पहले मुझे घर के पाए से बांध दिया। मैं गिड़गिड़ाती रही और बताती रही कि मुझे मत मारिए, मैं पेट से हूँ। पर उन राक्षसों को कोई दया नहीं आई। उस मार में मैं कितनी बार बेहोश हुई मुझे याद नहीं, पर रात को जब ससुर जी यह देखे तो उनके होश उड़ गए। फटाफट उन्होंने मेरे हाथ खोले। मैं लहूलुहान थी, माथे पर गहरा चोट का जख्म था। ससुर जी खूब बिगड़े और कहा कि मैंने जब पैसे माफ कर दिए तो तुम लोग कौन होते हो हिसाब लेने वाले। आज तुमने जो कुछ भी किया वो अपराध है। इस बात पर राजा के बाबूजी ने विरोध किया और कहा, बाबूजी, वो पैसे मेरे हैं और जब तक मुझे नहीं मिल जाते मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। अब जवान बेटे से बूढ़ा बाप कैसे लड़े। सो उन्होंने मेरे बाबूजी को जल्द संदेश भेजा और माफ़ी मांगते हुए सारी कथा लिख डाली। पूरी रात में भूखे प्यासे पड़ी रही थी मैं। सुबह बाहर अचानक शोर हुआ तो मेरी तंद्रा लौटी। आँख खुली तो भैया मेरे सिरहाने खड़े थे। साथ में उनके 2 फौजी मित्र और करीब 2 दर्जन पुलिस वाले थे। भैया को देखकर मैं बच्चों की तरह फबक फबक कर रोने लगी और सारी दास्तां उन्हें सुना दी। भैया ने पुलिस वालों से कहा, अब तो आपको बयान मिल गया और अति शीघ्र कार्रवाई करें, अन्यथा मैं अपने आला कमान से दरखास्त करूंगा। इस बात पर पुलिस ने तुरंत ननद, सास और राजा के पिता को गिरफ्तार कर लिया। जब वो ससुर की तरफ बढ़े तो मैंने भैया से कहा कि भैया, इनकी कोई गलती नहीं, इन्होंने ही मुझे बचाया है। इन राक्षसों के बीच ये अकेले देवता हैं। यह सुनकर वो मेरे चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। मैंने जैसे तैसे करके उन्हें उठाया और कहा, आप मेरे पैर न छुएं, मुझे पाप लगेगा। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, गलती मेरी है। अपने बेटे की लत की बात को छुपाकर मैंने जो अपराध किया उसके लिए हो सके तो बेटी मुझे क्षमा कर देना। उनकी आंखों में आंसू थे। आज भी उस रात को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। यह कहते कहते लच्छो रोने लगी तो सुधा ने उसे गले लगाकर सांत्वना देते हुए कहा, आप वीरांगना हैं माँ। आपने तो उन सभी अत्याचारों को सहकर भी हार नहीं माना और राजा का लालन पोषण किया। संस्कार ऐसे दिए कि मुझ पर हाथ उठाना तो दूर की बात, चिल्लाते भी नहीं है। ऐसे वीरांगना के आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। इन्हें पहुँचिए माँ और सबल रहते हुए मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह बन पाऊँ। यह कहते हुए सुधा ने अपने आंचल से जो अपनी सासू माँ के आंसू पोंछे और पानी लाकर पीने के लिए दिया। मन हल्का करने के लिए सुधा ने कहा, माँ, मैं तो कहती हूँ उस क्रोध को उस श्रीमती शर्मा के लिए बचा कर रखिए। कल जब मिलेंगे तो कोई कसर मत रहने दीजिएगा। इस बात पर दोनों हंसने लगी। सुधा ने ठान लिया था कि अब जो भी हो मैं अपनी सेवा और प्रेम से माँ के मन को साफ करके उसमें खुशी भर दूंगी। यह सोचते हुए वो लक्ष्मी से ऐसे चिपट गई जैसे कोई बच्ची अपनी माँ से चिपट जाती है। यही तो जीवन है, कभी आंसू तो कभी हंसी। पर हम सभी को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती को हम मंदिर में पूजते हैं
वो हमारे घर में माँ, बहन और बहू के रूप में बसती है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात देवता भी वहीं बसते हैं जहाँ नारियों का सम्मान होता है। आज के भौतिकवादी युग में जहाँ हम संबंधों से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं, वहाँ सामाजिक ताने बाने का टूटना लाजमी हो गया है। ऐसे में हमें खुद ही अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है कि हम आगामी पीढ़ियों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।